Namaste and welcome back to Yashodhwani, Ayurved's own voice. This is part 2 of Vaidya Yoga Joshi sir's detailed discussion on Samprapti. If you haven't watched part 1, we strongly recommend that doing so first as the concepts discussed there form the foundation for today's session. Samprapti is one of the pillars of Ayurvedic diagnosis and treatment. A physician who understands the complete evolution of a disease from its origin to its manifestation is better equipped to plan a precise and successful line of treatment. As Sir often emphasized, medicines alone do not cure. It is the physician's understanding of the disease process that guides the right treatment. In this concluding part, Sir takes us even deeper into the finer aspects of Samprapti, enriching the discussion with practical insights that every student and practicing Vaidya can apply in clinical practice. So, without further delay, let us continue with part 2. विकल्प संप्राप्ति के बाद विधि संप्राप्ति कही गई है। ये संख्या विकल्प प्राधान्य बल, इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं देता हूं। प्राधान्य संप्राप्ति है, इसमें प्रधान दोष कौन सा है, द्विदोष जो, तो उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है पहले, इतना ही विवेचन। मगर उसमें से प्रधान दोष कैसे निश्चित करना, उसकी चिकित्सा कैसे करना, या सांधिपातिक अवस्था हो उस समय कैसे चिकित्सा करना, इसके बारे में मैं आगे जाके चिकित्सा के समय विवेचन करने ही वाला हूं। काल संप्राप्ति का भी विचार ज्यादा मैं नहीं करना चाहता। कुछ विशेष काल में विशेष संप्राप्ति घटित हो जाती है, जैसे विषम ज्वर में कुछ वो कालबल प्रवृत्त ज्वर इसलिए कहे जाते हैं। तमुक श्वास में भी वेगकालीन और अवेगकालीन अलग अलग चिकित्सा करनी पड़ती है। अपस्मार में भी वेगकालीन चिकित्सा अलग रूप से करनी पड़ती है। यह है काल संप्राप्ति। तमुक श्वास में काल को तो महत्व है ही, जैसे रात्रि में वेग अधिक आते हैं ऐसा कहा जाता है, वर्षा ऋतु में अधिक आ जाता है ऐसा तमुक श्वास। अपस्मार में भी ऐसा ही है। अपस्मार में कुछ विशेष तिथि को अधिक का वेग आने की शक्यता रहती है। पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, इन तीन कालों में, इन तीन तिथियों में अपस्मार के वेग अधिक आते हैं। इसका भी विवरण मैं अपस्मार व्याधि का जब विवेचन आपके सामने करूं उस समय करना चाहता हूं। तो संख्या विकल्प प्राधान्य बल काल इसका विवेचन हो गया। अब आगे जाकर के संप्राप्ति का और एक प्रकार जो चरण ने बताया है वो विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति पर समय करते समय उन्होंने कहा है कि समानेन धर्मेण परिग्रहो भेदानाम यत्र क्रियते स विधि। कोई एक समान धर्म ध्यान में रख करके व्याधि के अलग अलग प्रकार करना। ये दव है, ये जीर्ण है, ये कालबल प्रवृत्त है, ये दोषबल प्रवृत्त है, ये अंतर्वेगी है, बहिर्वेगी है। इसमें इस धातु की दृष्टि हो गई है, धातुगत अवस्था विविध प्रकार की। ये साध्य है, सुख साध्य, कष्ट साध्य। एक कोई विशिष्ट हेतु ध्यान में रखे, कारण एक ध्यान में रख के उसके व्याधि के जो अलग अलग प्रकार किए जाते हैं उनको आप कहते हैं विधि संप्राप्ति। मगर ये सूत्र बताते समय चरक ने गलती की है ऐसा मेरा मत है। चरक ने सूत्र बताया समानेन धर्मेण परिग्रहो भेदानाम यत्र क्रियते विधि। उसके आगे उन्होंने क्या, संख्या तो भेद मात्रम, संख्या ने केवल भेद बताए, ऐसा नहीं है। संख्या संप्राप्ति विधि संप्राप्ति है। कारण ध्यान में रख करके जो संप्राप्ति बताई गई है वो संख्या संप्राप्ति है। इसका विवेचन मैंने आपके सामने पहले ही किया है। चरक ने कहते समय संख्या तो भेद मात्रम, इतना ही विवेचन किया है। आगे चल करके जो महत्व का प्रकार संप्राप्ति का सामान्य और विशेष, जिसकी तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में किसी भी ग्रंथ में, आयुर्वेदिक ग्रंथ में आज तक उपलब्ध हुए किसी भी ग्रंथ में इसका विवरण नहीं है। इसका विवेचन आपको करना पड़ेगा। सामान्य संप्राप्ति में विशेष सामान्य संप्राप्ति कैसे घटित होती है, विशेष संप्राप्ति कैसे घटित होती है, इसका विस्तार पूर्वक अभ्यास करने का प्रयत्न मैंने किया। मेरे गुरु वैद्य मामा साहेब गोखले के मार्गदर्शन से मैंने जो उनसे ज्ञान प्राप्त किया उसमें थोड़ा सा और भी भर डाल करके उसमें अधिक विवरण मैंने करने का प्रयत्न किया और सामान्य और संप्राप्ति
विषय संप्राप्ति, इसका विवेचन करने का प्रयत्न किया। उसके बारे में मैं अब आपके सामने विवेचन करने जा रहा हूं। संप्राप्ति यानी क्या? व्याधि निर्माण होने के लिए जो कोई घटनाएं घटती है, हेतु सेवन से व्याधि निर्माण होने तक शरीर में जो घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं घटित रहती हैं, उन सबको संप्राप्ति कहा जा सकता है। क्या क्या घटनाएं रहती हैं? पहला तो रहेगा मिथ्याहार विहार। मिथ्याहार विहार किया, फिर किस भी प्रकार का हो, वात प्रकोप हो, पित्त प्रकोप हो, कफ प्रकोप हो, किस प्रकार का आहार किया होगा उस पर अवलंबित रहेगा। इससे क्या होगा? पहला लक्षण उत्पन्न दोष प्रकोप। कौन से दोषों का? पोषक दोषों का। ध्यान में रखिए, मैं इसका विवेचन करते समय कुछ बातें अध्यारोप रखता हूं आपके सामने, जो मैंने पहले विवेचन किए। एक यानी दोषों में पोष्य और पोषक दो घटक रहते हैं। जो सार्किट विषण के समय निर्माण होने वाला वायु, रस के निर्मित समय उत्पन्न होने वाला कफ और रक्त के निर्मित समय उत्पन्न होने वाला वात, ये पोषको है। और जो पांच पांच प्रकार बताए गए हैं वो पोष्य है। दूसरा मैंने आपके पास हमने स्पष्ट की थी कि पोषक दोषों में सभी गुण रहेंगे। पोष्य दोषों में एक एक गुणा का आधिक्य रहेगा, बाकी गुण रहेंगे नहीं, ऐसे नहीं। वातप के में सभी गुण तो तत्र वृक्ष लघुशीत कर सूक्ष्म चलोला ये मिलने वाले, पर प्रकर्ष से कौन सा गुण रहेगा ये ध्यान में लाए। एक एक गुण का प्रकर्ष रहेगा। तीसरी बात मैंने आपके सामने रखी थी, वो यानी स्थान वैगुण्य या श्रुत वैगुण्य। यहां व्याधि क्षमत्व कम हो जाता है दुर्बलता के कारण, यहां श्रुत वैगुण्य उत्पन्न होता है और वहां दोषों का संग उत्पन्न हो जाता है। यह मैंने आपके सामने रखा। मैंने और एक बात आपके सामने रखी थी, यह व्याधि की व्याख्या बनाते समय वैषम्य का अर्थ स्पष्ट किया था मैंने। वैषम्य यानी वृद्धि या क्षय नहीं, तो वृद्धि और क्षय, ऐसा मैंने विवेचन किया था। एक देशीय वृद्धि और एक देशीय क्षय, इसे ही वैषम्य कहना चाहिए। और इस प्रकार का वैषम्य हर एक व्याधि में होना ही चाहिए, ऐसा भी विवेचन मैंने आपको सामने किया था। इन सभी बातों ध्यान में रख करके मैं आगे आपके सामने ये सामान्य और विशेष संप्राप्ति का विचार रखना चाहता हूं। मिथ्याहार विहार से पहले प्रकोप किसका होगा? पोषण दोषों का। कि आगे चल करके उसका परिणाम पोषण दोषों पर होगा वो बात अलग, पर पहले संचय प्रकोप होगा वो पोषण दोषों का, यानी अपने ही स्थान में उनका संचय होने लगेगा, थोड़े से बढ़ जाएंगे और बाद में प्रसरावस्था आ जाएगी। प्रसरावस्था यानी क्या? रस के साथ पूरे शरीर में ये दोष घूमने लगेंगे, संचार होने लगेगा उनका। किनका? पोषक दोषों का। पोषक दोषों का संचय प्रकोप और रस के साथ पूरे शरीर में संचार होते समय शरीर में जिस स्थान में श्रुतो वैगुण्य रहेगा, श्रुतो वैगुण्य के कारण तो मैंने पहले बता ही दिए आपको, वो श्रुतो वैगुण्य के स्थान पर पोषक दोषों का संग उत्पन्न हो जाएगा। इसे उद्भव स्थान कहेंगे। यहां व्याधि का प्रादुर्भाव हो जाएगा, यहां से व्याधि के पूर्व रूप उत्पन्न होने लगेंगे। ध्यान में रखिए कि अब तक व्याधि नहीं है, अब तक केवल दोषों के संचय प्रकोप प्रसर के लक्षण है। इसमें कोई व्याधि नहीं हो अभी तक उत्पन्न हुआ। यह संप्राप्ति में क्या पहला घटना हुआ, घटना घड़ी, तो पोषक दोषों का उद्भव स्थान में संचय हो गया, स्थान संशय हो गया। स्थान संशय हो गया तो क्या होगा? वहां के यानी कहां के उद्भव स्थान में जो पोष्य दोष है उनके स्थान में अवरोध उत्पन्न होने लगेगा। ये बढ़ जाने के ये दोष वहां आने के कारण वहां पोष्य दोष जो है
उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने लगेगा, स्रोतरोध हो जाएगा। वो स्रोतरोध होने के कारण उनका भी संचय प्रकोप होने लगेगा और बाद में उनका भी विमार्गम होने लगेगा। किसका? अब पोष्य दोषों का। कौन से पोष्य दोष? उद्भव स्थान में स्थित, प्राकृत अवस्था में जो स्थित है उन दोषों का वहां संचय प्रकोप और बाद में पूरे शरीर में रस के साथ संचार होगा। उदाहरण लो, ज्वर, वात प्रकोप, पित्त प्रकोप, कफ, जिस प्रकार का कारण हुआ हो, 2 दोष हो, 3 दोष हो, अगर संधिपाती हो, कोई भी हो, पहली संप्राप्ति तो घड़ेगी, क्या भूगे जाएगा? ये दोष उद्भव स्थान में आएगा। उद्भव स्थान कौन सा है? आमाशय। आमाशय में श्रुत वैगुण्य होने के कारण वहां दोषों का संग होगा, पोष्य दोषों का संग होगा। वहां के पोष्य दोषों के मार्ग में अवरोध होगा। कौन से पोष्य दोष? पाचक पित्त, समान वायु या क्लेद कफ। सभी का होगा ऐसा नहीं, किसका होगा? मगर इसके 3 के बिना किसी का होगा नहीं। तो यहां पाचक पित्त जो है उसके मार्ग में अवरोध निर्माण होने लगेगा। पाचक पित्त का विमार्गमन बाद में शुरू होगा, वो शरीर में सर्वत्र संचरित होने लगेगा। पहले पित्त का कारण हो तो वो अलग है, आगे की संप्राप्ति किसी भी पित्त का नहीं, पाचक पित्त का ही विमार्गमन होने वाला है। कोष्ठात बहिर्निरस्य अग्नि, जो अग्नि जो कोष्ठस्थ है उसको बाहर निकाला जाता है। मिथ्याहार्याभ्याम दोषाही आमाशय बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि, अग्नि को बाहर निकाला गया, विमार्गमन शुरू हुआ। इसका मतलब ही क्या है? आमाशय में उष्माक्षय होगा, इसलिए अग्निमांद्य रहेगा। क्षुधामांद्य अग्निमांद्य के बिना जोर हो ही नहीं सकेगा। वो पित्त जब पूरे शरीर में रस के साथ घूमने लगेगा, उस समय जहां स्थान वैगुण्य हो वहां उसका संग हो जाएगा फिर से। किस दोष का? अब पोष्य दोष का। ज्वर का ये उदाहरण आगे ले तो वहां वैगुण्य पूरे शरीर में रहता है, तो तृतीय ताप ऐसा कहा जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन तीनों जगह का व्याधि क्षमता तो कम हो गया होता है और वहां ये जो पाचक पित्त है उनका संश्रय होता है स्थानिक पित्त के साथ। ये आगंतुक उष्ण गुणात्मक पित्त मिलने के कारण वहां संताप उत्पन्न हो जाता है। यहां देह संताप होगा, मनस संताप होगा, इंद्रिय संताप भी होगा। क्यों? वहां पाचक पित्त का विमार्गमन हो गया, पाचक पित्त आ गया। ध्यान में रखिए, जहां ये पोष्य दोषों का संचय होता है उसे कहते हैं व्याधि का अधिष्ठान। ज्वर का उद्भव स्थान है आमाशय, वह अधिष्ठान क्या है? देह, इंद्रिय, मन। और व्यक्ति स्थान अलग नहीं है, यहां से आप परीक्षण करते हैं, इसलिए त्वचा के ज्वर का व्यक्ति स्थान आप करते हैं, वो पूरे शरीर में व्याप्त रवा दोष रहते हैं। यहां भी, यहां कोई अलग दोष स्थान नहीं है, व्यक्ति स्थान या नहीं। ध्यान में रखिए, पहली जो संप्राप्ति घटित हुई जो पोषक दोषों की है, ज्वर का ही उदाहरण करना हो तो वात ज्वर में अलग, पित्त ज्वर में अलग, कफ ज्वर में अलग, द्वंद्व ज्वर में अलग। मगर आगे की संप्राप्ति वो पाचक पित्त की है, वो सभी प्रकार में सामान्य है। इसीलिए जब आप कहेंगे ज्वर पित्त का व्याधि है तो गलत नहीं है मगर अपूरा है। आपको कहना पड़ेगा ज्वर ये पाचक पित्त का व्याधि है। तो आपको पित्त ज्वर यानी क्या ध्यान में आएगा? पित्त ज्वर यानी पहले पित्त प्रकोप हुआ और बाद में पाचक पित्त की विकृति हुई। वात ज्वर यानी पहले वात का प्रकोप हुआ और बाद में पाचक पित्त की विकृति हुई। आगे की जो संप्राप्ति है वो सभी ज्वर प्रकार में एक जैसी होने के कारण उसे सामान्य संप्राप्ति कहते हैं। तो पोषक दोषों की जो घटना घड़ी उसको आप क्या कहेंगे? विशेष संप्राप्ति, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार में विशेष रूप से है। आए ध्यान में? ये पहली बात ध्यान में रखिए, सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति की संकल्पना आगे चलकर मैं और भी विवरण करना चाहता हूं आपके सामने। देखिए,
जो पोषक दोष है वो अमाशय में संचित हुए, ज्वर के प्रकरण में उद्भव स्थान में संचित हुए निश्चित रूप से, मगर क्या सभी के सभी दोष संचित हो गए? वो शरीर से सब घूमने वाले हैं, वो भी कुछ लक्षण निर्माण करने वाले हैं। पाचक पत्त के विमार्गमन के कारण जैसे देह संताप ये सामान्य लक्षण उत्पन्न हुआ, वैसे विशेष लक्षण कुछ उत्पन्न होने वाले हैं, जो वात के कारण हो, पित्त के कारण हो, कफ के कारण हो। किस कारण से व्याधि उत्पन्न हुआ, कौन सा पोषक दोष है, इसके कारण ही रहेंगे। इसीलिए सामान्य संप्राप्ति से उत्पन्न हुए जो लक्षण उसे सामान्य लक्षण कहते हैं। तो पोषक दोषों के कारण जो उत्पन्न हुए जो लक्षण, जो प्रत्येक प्रकार में अलग अलग रहेंगे, सामान्य लक्षणों के साथ ये लक्षण रहने वाले हैं, उनको कहेंगे आप विशेष लक्षण। और भी एक बात ध्यान में रखने लायक, देखिए सामान्य संप्राप्ति जो मैंने कहा वो हर एक व्याधि में अलग अलग है। ज्वर की संप्राप्ति अलग, अतिसार की संप्राप्ति अलग, वहां उद्भव स्थान अलग, उसमें पोषक दोष अलग, उसकी संप्राप्ति अलग, उसके लक्षण भी अलग। सामान्य लक्षण ये हर एक व्याधि में अलग अलग रहेंगे, उसको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, ध्यान में लेना पड़ेगा। पर विशेष लक्षण सभी प्रकार में एक ही रहेंगे, वो वात के कारण उत्पन्न होने वाले हैं। वात ज्वर में, वात प्रवाहिका में, वात अतिसार में, या कोई इसी भी वात प्रकार में लक्षण ही के आप वात के लक्षण ध्यान में लगे, वात प्रकोप के लक्षण और जोड़ दीजिए, गणित में नहीं होगा तो आपकी गलती नहीं होगी। स्थानानुरूप लक्षणानुरूप आप बदल कर सकते हैं। जैसे अतिसार हो तो सफेद है ऐसा कहो, वो श्याम वर्ण का है कहो। आपको विशेष लक्षण कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, कभी कोई करता ही भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी लक्षण उत्पन्न हो सकता है। सामान्य लक्षण तो हर एक व्याधि में निश्चित रूप से वही होने वाले हैं। सामान्य लक्षण जो कहे वो प्रत्येक व्याधि प्रकार में, एक ही व्याधि प्रकार दिया तो उसके प्रकार में सामान्य है, तो विशेष लक्षण अलग अलग व्याधि में सामान्य ही है, एक जैसे ही है। सामान्य लक्षण जो है हर एक व्याधि में अलग अलग रहेंगे, विशेष लक्षण जो है तो अलग अलग में सामान्य रूप से एक जैसे ही मिलेंगे। मेरे ख्याल से सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति का विवेचन इस प्रकार मैं पूरा कर सकता हूं। पहले सामान्य संप्राप्ति घटती है, बाद में विशेष ऐसी भी नहीं है। शुरुआत तो हुई पोषक दोषों के कारण, मगर आगे भी उसका संचरण चालू ही है, आगे उसके कारण लक्षण उत्पन्न होने वाले। चिकित्सा करते समय आप दोनों का विचार करना पड़ेगा। जैसे ज्वर में लघुन चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको। लघुन चिकित्सा करते समय आपको लघुन के कारण दोष को, पाचक पित्त को स्वस्थान में लाने के लिए मदद होने वाली है। मगर वात ज्वर हो तो लघुन करने से बात बढ़ेगा, ये नहीं चलेगा। यहां केवल दोष प्रत्यय चिकित्सा नहीं करनी है, वही प्रत्यय चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको। यहां दोनों का विचार करने पड़ा। अरे ये ज्वर की चिकित्सा है, मगर वात प्रकोप के कारण यहां पूरा नहीं कर सकते, यहां पूरा नशन रूपी लंघन नहीं, तो आपको देना पड़ेगा लघुवचन रूप के। यह है उभय प्रत्यय चिकित्सा। हर एक व्याधि में जब संप्राप्ति का विचार आप करेंगे तो सामान्य संप्राप्ति जो घटित होती है वो पोष्य दोषों के कारण, तमक श्वास, ये वात कफ का व्याधि है ऐसा कहना गलत नहीं है, मगर अपूरा है। आपको कहना पड़ेगा ये प्राणवायु है, कफ का व्याधि है। तो आपको निश्चित रूप से संप्राप्ति ध्यान में आ गई और आप निश्चित रूप से उसी के अनुसार चिकित्सा ठीक तरह से कर सकेंगे, अन्यथा चिकित्सा नहीं कर सकेंगे। सामान्य संप्राप्ति विशेष संप्राप्ति का विवेचन कर्तव्य कहां भी नहीं है। फिर भी सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति जो आपके सामने मैंने रखने का प्रयत्न किया, वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर मैंने संप्राप्ति का विवेचन किया। पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब ये विषय का मैंने विवेचन किया था तो उसका पूरा विवेचन करने के लिए मुझे करीब 16 घंटे लगे। पुणे में भी, पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से संप्राप्ति के विषय पर मैंने आयोजित समारोह में
जो संप्राप्ति का विवेचन किया था वहां भी मुझे 14 घंटे से ज्यादा काल लगा था। इसका विस्तार और भी कर सकते हैं, अधिक सूक्ष्म रूप से आपके सामने रख सकता हूं, मगर नाति संक्षेपण नाति विस्तरेण, नाति संक्षेप व विस्तरेण ये विषय आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने किया है। आगे चल करके रोगों के बारे में, हर एक रोगों के बारे में जब मैं आपके सामने बोलने वाला हूं, विवरण करने वाला हूं, विवेचन करने वाला हूं, उस समय इसका अवलंब तो आगे होगा ही। सामान्य संप्राप्ति इसमें क्या है, विशेष संप्राप्ति क्या है, इसमें चिकित्सा में कैसा अंतर आता है, क्या अंतर आता है, संप्राप्ति के विकल्प संप्राप्ति का महत्व कैसे है, क्या है, इसके बारे में विवेचन आगे चल करके रोगों के बारे में जब विचार करेंगे तो अधिक स्पष्टता से आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद। With this, we come to an end of Vaidya Yoga Joshi sir's discussion on Samprapti. What you have just heard over these two episodes represents approximately 2 hours of sir's teaching. To appreciate the depth of this subject, it is worth remembering that Sir delivered dedicated lecture series on Samprapti lasting nearly 16 hours at Banaras Hindu University and 18 hours at another academic institution in Pune. Those extended sessions explored the subject in extraordinary detail, reflecting both the vastness of Samprapti and Sir's remarkable command over the Ayurvedic principles. Even within these 2 hours, Sir has shared invaluable concepts and clinical perspectives that can strengthen the thinking process of every student and practitioner. We encourage you to revisit these episodes, take notes, and reflect on how these principles can be applied in day to day clinical practice. If you found this series valuable, please like, share, and subscribe to Yashodhwani, Ayurved's own voice. Your support enables us to preserve and share the timeless teachings and clinical wisdom of revered late Vaidya Yoga Joshi sir with future generation of Ayurveda. We post a new video every Thursday. Next up is going to be discussions on various diseases and some more discussion on Ayurveda in detail. Thanks for watching. Namaste.